3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। नमस्कार। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा में शामिल हैं सीनियर आईएएस अधिकारी श्री विजय शंकर पांडे जी। विजय शंकर पांडे जी भारत सरकार में सचिव पद से रिटायर हैं और रिटायर होने के बाद लगातार सार्वजनिक जीवन में सक्रिय और उन्होंने अपना एक लोक गठबंधन करके राजनीतिक दल बनाया है और उस राजनीतिक दल की तरफ से पूरे देश में एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, नागरिकों को जागरूक कर रहे हैं, मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक हेल्दी लोकतंत्र में जो चुनाव प्रक्रिया हो, जिस तरह के प्रत्याशियों का चयन हो, वो साफ सुथरे तरीके से हो, साफ सुथरे छवि के लोगों को ही चुना जाए और उस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जो धन का प्रयोग हो वो भी नोन सोर्स से हो और किसी भी तरह के जो डेंटेड या ब्लैक मार्केटियर्स हैं उनसे चंदा लेके जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं उनको देश के मतदाता रिजेक्ट करें। तो इन्हीं विषयों पर हम लोग विस्तार से आज चर्चा करेंगे। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुरुआत हम करना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के पूरे उस राजनीतिक सफर से कि किस तरह से एक आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और धीरे धीरे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के बाद अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए जिस तरह के हथकंडों का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस तरह के हथकंडों के जरिए उन्होंने सफलता अर्जित की, वह अब देश के सामने है। जांच एजेंसियों ने जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी दी है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल भी देश के बाकी राजनीतिक दलों और नेताओं की ही कतार में शामिल हो गए, जिनकी खिलाफत करके, जिनका विरोध करके वे सार्वजनिक जीवन में आए थे। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल का जो पूरा एक राजनीतिक सफर रहा है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? धन्यवाद मिश्रा जी इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। देखिए, दिक्कत यह है कि जब आप कहें कुछ और करें कुछ तो आपका पूरा का पूरा जो चरित्र है वो संदेह में आ जाता है। देखिए, आप जर्नलिज्म में इतने वर्षों से आपने देखा होगा कि ये जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से जब आया तो इनके सामने भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा था और ये सबको भ्रष्ट डिक्लेयर करके, घोषित करके उनको सबको जेल भेजने की बात कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है, ये गलत भी नहीं है। जिन लोगों का नाम इन्होंने लिया था वो सब भ्रष्ट थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक मुद्दा बनाकर कुर्सी पर पहुंच जाना एक चीज है। देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी व्यक्ति में हो इसमें कोई गलत नहीं है। देश को एक स्वच्छ राजनीति की बहुत जरूरत है और इसके बिना देश का सुधार, इसका भला होने वाला नहीं है। ये बात एकदम सच है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार जैसे चीज को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो वो स्वागत योग्य है। लेकिन इसके पीछे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी राजनीति में ईमानदारी होनी बड़ी जरूरी है और यहीं पर केजरीवाल 100 नंबर में 0 नंबर पाते हैं। ये शुरू से इनके मन में, जो मेरी समझ, जो पूरे इनके 10 साल वर्ष के जो राजनीतिक करियर है उसको देखकर, जो मैं इनको बड़ा क्लोजली फॉलो किया है मैंने, उसको देखकर मुझे ये साफ लगता है कि ये कभी भी ईमानदार थे ही नहीं और इन्होंने कभी भी ईमानदारी की बात, जिसे कहते हैं अपने जब एक्शन की बात है उसमें किया ही नहीं। यह सिर्फ ईमानदारी का लबादा ओढ़ने और उसका लाभ उठाने की कोशिश करते रहे। आप मीडिया में ये सब चीजें बहुत ज्यादा आ रही हैं, मैं उसको बहुत दोहराऊंगा नहीं कि ये कहते क्या थे और करते क्या थे। देखिए मिश्रा जी, ईमानदार रास्ते पर राजनीति करना एक बात है और ईमानदार राजनीति करना, उसको वास्तविक रूप से उतारना दूसरी बात है।
हमारे देश की राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये काले धन के चंगुल में बुरी तरह से फंसी हुई है और इसके इतर कोई रास्ता बनाने को तैयार नहीं है। देखिए, दुनिया भर के जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं शुरुआत के 2000 साल से और आज तक के, सब एक ही बात कहते हैं, वे राजनीति करना हो तो जनता के पास सीधे जाओ, जनता के पास सीधे जाकर अपनी बात कहो और अपना उसका समर्थन लो। मिश्रा जी, ये काम आज करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज की राजनीति आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि ट्विटर, व्हाट्सएप, टीवी, अखबार तक है। अखबारों में नाम छपाने के लिए जो होड़ मची हुई है पूरे देश के राजनीतिक दलों में, उसका नतीजा जो है हम लोग के सामने है। और उस दृष्टि से मैं केजरीवाल को, जिसे कहता हूं मैं, राजनीति को विकृत करने का एक सबसे बड़ा दोषी मैं मानता हूं। मीडिया को लगातार पैसा खिलाकर खबरें छपवाने का जो नंगा नाच इन्होंने शुरू किया है, बाकी सब राजनीतिक दल उसमें मजबूर हो गए। देखिए, मुझे जो पब्लिक रिलेशन विभाग में उत्तर प्रदेश में काम करने का काफी लंबा अनुभव मिला और मैं इसको क्लोजली वॉच करता रहा कि कैसे ये चीजें चलती हैं। इनके आने से पहले केजरीवाल के राजनीतिक परिदृश्य पर उदय से पहले भी मीडिया को साथ में रखने की प्रयास राजनीतिक दल करते थे। गलत भी नहीं है, क्योंकि जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मीडिया सबसे सशक्त माध्यम है, तो उसको अपने साथ रखना सबकी मजबूरी है। लेकिन मीडिया को पैसे खिलाकर, एडवर्टीजमेंट दे देकर, देखिए मैं बताऊं आपसे, मैंने कई बार इस बात को कहा है, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में 2012 इनके अभ्युदय से 2 साल पहले तक कुल बजट 100 करोड़ का था और उत्तर प्रदेश के सामने दिल्ली राज्य कहीं टिकता नहीं, ये एक उसके डिवीजन से भी छोटा है। इस व्यक्ति ने आते ही मीडिया का बजट बनाकर बढ़ाकर 500, 600, 800, 1000 करोड़ कर डाला। ये सिर्फ प्रतिदिन, जो मुझे बताया गया, पर इसमें सच्चाई कितनी मैं नहीं कह सकता, आरटीआई के माध्यम से लोगों ने सूचना प्राप्त करके जो एनालिसिस करके दी, ये प्रतिदिन ये 20 से 25 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट दिया करता रहा। मीडिया का मुंह बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मीडिया का दुर्भाग्य ये है कि वो गांधी के लाइन पर तो है नहीं, वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट के बूते पर बिजनेस का धंधा बना हुआ है। मीडिया तो कहने को है, वो एक लाभ पैदा करने का एक बहुत बड़ा एक प्रॉफिट सेंटर है, इसलिए उसका एक ही धंधा है, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट लो और मुनाफा कमाओ। दूसरा दुर्भाग्य ये हो गया है कि मीडिया के जो लोग मीडिया हाउस चला रहे हैं वो सब उद्योगपति हैं। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो चुका है हमारे मीडिया जगत में, देश की मीडिया जगत में। और ये हालत वेस्टर्न कंट्रीज में भी है, अमेरिका में बहुत बुरी हालत हो चुकी है कि मीडिया पर टोटल नियंत्रण है उद्योगपतियों का। इस चीज का लाभ केजरीवाल ने खुलकर उठाया और मीडिया में ऐसी गंदगी पैदा कर दी कि किसी के मीडिया में किसी में कोई बचा ही नहीं जो इससे सवाल पूछने की हालत में हो, क्योंकि इसके धन पर वो निर्भर हो गए। सरकारी धन था, पब्लिक पैसा था, खुद का तुम्हारा था नहीं, उसको आपने मीडिया के माध्यम से झोंकना शुरू कर दिया। रोज एडवर्टीजमेंट देख देख के इतना थक गए कि सुप्रीम कोर्ट तक को उसको गाली देनी पड़ी। भाई ये क्या मजाक है? जिस दिन देखिए हर अखबार से फुल पेज एडवर्टीजमेंट में केजरीवाल का चेहरा जो है, चश्मा लगाए जो है, वो झांक रहा है बेहुदी चीजों पर। आपको याद होगा जब कोरोना आया तो टीवी पर ये मास्क पहनना चाहिए, इसके एडवर्टीजमेंट पे इन्होंने सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अरे किसको, तुम क्या बताओगे ये मास्क पहनना चाहिए? सबको पता था, सब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। इन्होंने मीडिया और राजनीति को इस तरह से बर्बाद किया है कि आगे आने वाले समय में एक तो कोई ईमानदार राजनीति की बात करने वाले पर विश्वास नहीं करेगा, दूसरा मीडिया अब सुधरने वाला नहीं, क्योंकि उसके मुंह में इसने ऐसा खून डाल दिया है और उसकी नकल कर कर मैं मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। 2014 से 2024 के बीच में जो काम इन्होंने किया है, मीडिया को पैसा दे देकर, एडवर्टीजमेंट दे देकर चुप कराने का, मजबूरी में सारे देश की राज्य सरकारों को करना पड़ा और केंद्र सरकार को भी करना पड़ा।
पब्लिसिटी का एक तौर तरीका अपनाया, उसके ट्रैक में बाकी राज्य सरकारें भी फंस गई, केंद्र सरकार भी फंस गई और नतीजतन सबको अपना पब्लिसिटी का बजट बढ़ाना पड़ा और मीडिया कर्मी और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पूरी तरह से उसका एक तरह से स्लेव बन के रह गए। उसके किसी भी गैर कानूनी फैसलों का, किसी भी गैर कानूनी एक्शंस का कोई सवाल नहीं पूछा उससे। नतीजा ये हुआ कि वह व्यक्ति इतना ज्यादा अधिनायकवादी हो गया या डिक्टेटर के रास्ते पर चल पड़ा, जिसके चलते चलते वो दिल्ली की शराब नीति बनाने लगा और शराब नीति बनाने की आड़ में उसने जिस तरह की मोटी रकम ली है लीकर सिंडिकेट से, उसका खुलासा जांच एजेंसी ने कर दिया है, अदालत के अंदर भी और देश की जनता के सामने भी। सवाल इससे बड़ा ये है कि जो केजरीवाल आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में जब अपना उसने कैरियर शुरू किया तब से लेकर और इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे के साथ मिलकर रामलीला मैदान में अब तो धरने पर बैठना, राष्ट्रवाद की बात करना, गुड गवर्नेंस की बात करना, करप्ट लोगों के खिलाफ आंदोलन चलाना, ये अलग बात है कि उसके आंदोलन को भी पीछे से वही उन्हीं करप्ट फोर्सेज और करप्ट एलिमेंट ने सपोर्ट किया था, आर्थिक रूप से भी और जनता को भेज के भी। केजरीवाल और अन्ना हजारे कुछ नहीं थे, अन्ना हजारे तो एक मुखौटा थे, उनके पीछे भी जो ताकतें थीं वही ताकतें थीं जो बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सभी दलों को मोबिलाइज कर चुकी हैं और उपकृत करती रही। तो ये अलग बात है कि वह कामयाबी मिली और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अन्ना हजारे को डिच किया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के जितने फाउंडर थे जिनसे उसको दूर दूर तक कोई पोटेंट थ्रेट दिखाई दे रहा था राजनीतिक तौर पर, उनको पार्टी से बाहर किया और उसने भी उसी तरह की एक फौज खड़ी की चाटुकारों की, इनकॉम्पिटेंट लोगों की, जिससे कि उसको किसी भी तरह की कोई चुनौती न मिल सके। और आज भी बताया जा रहा है कि जेल में अंदर जाने के बाद जिस मोरालिटी की बात वो करता था वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जेल में रह के चाह रहा है कि वो मुख्यमंत्री भी बना रहे और अगर छोड़ना भी पड़ा मजबूरी में तो बताया जा रहा है कि वो अपनी पत्नी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाह रहा है। तो जब यही काम लालू यादव ने किया था, जेल जाने के पहले अपनी वाइफ को चीफ मिनिस्टर बनाया, हेमंत सोरेन अभी जेल गए हैं, उसके पहले उन्होंने अपने पार्टी के एक दूसरे वरिष्ठ नेता को चीफ मिनिस्टर बना दिए। जयललिता जब जेल गई तो उन्होंने अपने पार्टी के एक सबसे विश्वसनीय जो व्यक्ति था, जिसका फोटो पूरी दुनिया ने देखा था कि जयललिता के सामने जाता था तो जमीन पर लेट के उनकी पैरों में नमस्कार करता था, पनीर सेल्वम, उसको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया था। तो इस तरह के राजनीति में पहले भी घटनाएं हुई हैं, लोग जेल गए हैं पद पर रहते हुए, लेकिन उन्होंने जेल जाने के पहले कुर्सी छोड़ी है और अपने विश्वसनीय लोगों को कुर्सी सौंपी। ये तो कुर्सी ही नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और अगर छोड़ना भी चाह रहे हैं तो चाहते हैं कि उनकी पत्नी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। तो जिन उसूलों को, जिन आइडियोलॉजी को, जिन नैरेटिव्स को लेके वे राजनीति में आए थे वो तो धीरे धीरे ध्वस्त हो गया। अब लगता है कि इसके बाद अरविंद केजरीवाल राजनीतिक तौर पर दोबारा उनका कमबैक होना बहुत मुश्किल है।